हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। स्टार्ट करते हैं सेकंड लेसन के साथ मॉडर्न आर्ट एंड आर्किटेक्चर, जिसको प्रेजेंट करूंगी मैं तामनी शर्मा। जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था लास्ट लेसन में, इसमें हम लोग नितिन सिंघानिया का चैप्टर नंबर 1 कवर कर रहे हैं। ये चैप्टर बहुत ज़्यादा बड़ा है, इसलिए मैंने इसको 8 लेसन्स में डिवाइड कर दिया है। लास्ट लेसन में हम लोगों ने हड़प्पन आर्ट एंड आर्किटेक्चर के बारे में पढ़ा था। आज जो हम लोग स्टार्ट करेंगे वो करेंगे मॉडर्न आर्ट एंड आर्किटेक्चर से, ठीक है। With the advent of the Buddhism and Jainism, which were part of the Shramana tradition in 4th century BCE, the religious and social scenario of Gangetic Valley began to undergo changes. जब बुद्धिज़्म जैनिज़्म आए, जो कि पार्ट है श्रमण ट्रेडिशन। श्रमण ट्रेडिशन क्या होता है? जिसमें सन्यासी की तरह जीवन जीते हैं। और ये कब आया था? 4th सेंचुरी BCE में। तो बहुत सारे सोशल और रिलीजियस चेंजेस आने लगे थे। अब देखिए, मैं आपको बताती हूँ। पहले लोग कोई और रिलीजन फॉलो करते होंगे, ठीक है। जब बुद्धिज़्म जैनिज़्म आया तो लोग इसको फॉलो करने लगे, इसके अकॉर्डिंग चीज़ों को वो फॉलो करने लगे जो इस धर्म में होता था, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है, रिलीजियस और सोशल चेंजेस तो आएंगे। पहले वो लोग कोई और चीज़ को फॉलो करते थे, किसी और रिलीजन को, लेकिन बुद्धिज़्म जैनिज़्म के आने के बाद वो लोग इनके अकॉर्डिंग चीज़ों को फॉलो करने लगे। जो जो इस धर्म में होता था वो फॉलो करने लगे, ठीक है। तो इसलिए जब धर्म में चेंज होता है तो सोसाइटी में भी चेंज आता है और रिलीजियस चीज़ों में भी चेंज आता है, ठीक है। As the Mauryas established their power, we see a clear demarcation of architecture and sculpture developed under state patronage, and that were developed by individual initiative. जब मौर्यस ने रूल करना स्टार्ट कर दिया तो धीरे धीरे करके वो लोग क्या हुआ, आर्किटेक्चर की तरफ बढ़ने लगे। अब पहले क्या था, जब मौर्यस ने स्टार्ट करा होगा तो पहले क्या होता है, पहले वो अपना राज्य बनाने की ओर ध्यान देते हैं, ठीक है। जब एक बार राज्य जो आप पूरा उनके सेटल हो जाता है, उसके बाद वो लोग और चीज़ों पे ध्यान देते हैं। तो वैसे ही हुआ, जब मौर्यस धीरे धीरे करके उन्होंने अपना राज्य बसा लिया, वो लोग बहुत पावरफुल बन गए, तो उन्होंने सोचा अब और चीज़ों के ऊपर भी ध्यान देना चाहिए। तो उन्होंने क्या करा, वो लोग आर्किटेक्चर की तरफ मुड़ गए कि हाँ भाई, आर्किटेक्चर की तरफ भी ध्यान देना चाहिए। तो जो रूलर्स थे उन्होंने, स्टेट पैट्रनेज का मतलब इसमें रूलर्स का इनिशिएटिव रहता है, तो वो लोग कई सारे पैलेस बनवाने लगे, है ना, पिलर्स बनवाने लगे, स्कल्पचर बनवाने लगे, स्तूपास बनवाने लगे, ठीक है। और इंडिविजुअल इनिशिएटिव का क्या मतलब हुआ? इसमें रूलर्स का कोई योगदान नहीं रहता है। इसमें जो लोग होते हैं वो अपनी इच्छा से चीज़ें बनाते हैं। इसमें वो लोग खुद का मटेरियल यूज़ करते हैं, खुद का पैसा यूज़ करते हैं। इसमें रूलर्स का कोई भी योगदान नहीं रहता, उन्हें फाइनेंशियली भी सपोर्ट नहीं करते हैं। तो इसे अच्छे से देखते हैं इसके थ्रू, ठीक है, इस इमेज के थ्रू। तो मॉडर्न आर्ट दो में डिवाइड है, कोर्ट आर्ट जिसको बोलते हैं कोर्ट इनिशिएटिव भी, पॉपुलर आर्ट जिसको आप बोलते हैं इंडिविजुअल इनिशिएटिव भी। अब कोर्ट आर्ट में क्या हुआ, जो रूलर्स थे वो धीरे धीरे करके पैलेस बनवाने लगे, पिलर्स बनवाने लगे, स्तूपास बनवाने लगे। और जो इंडिविजुअल थे, ठीक है, तो उन्होंने क्या स्टार्ट कर दिया, वो केव बनाने लगे, पॉटरी बनाने लगे, स्कल्पचर बनाने लगे, ठीक है। तो इन सभी के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं आगे की स्लाइड में। तो चलिए पहले स्टार्ट करते हैं कोर्ट आर्ट से, और इसको याद ज़रूर रखिएगा, ठीक है। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसमें पूछ सकते हैं, मॉडर्न आर्ट के दो तरीके होते हैं, कोर्ट आर्ट एक होती है और एक पॉपुलर आर्ट होती है। कोर्ट आर्ट का दूसरा नाम भी आप लोगों को याद रखना है, कोर्ट इनिशिएटिव, और पॉपुलर आर्ट का भी आपको याद रखना है, इंडिविजुअल इनिशिएटिव। इसमें आप लोगों को ये याद, कोर्ट से ही याद रखेंगे कि इसमें रूलर्स का योगदान रहता है, ठीक है, जो राजा होता है वो बनवाता है सारी चीज़ें।
और पॉपुलर मतलब जो इसमें इंडिविजुअल इनिशिएटिव रहता है, इसमें रूलर का कोई भी योगदान नहीं रहता है, इसमें लोग अपनी मर्जी से ये चीज़ें बनाते हैं, ठीक है। तो कोर्ट आर्ट में पहले हम लोग देखेंगे कैसे पैलेसेस बनवाते थे। तो पहला है द मॉरन्स रूलर कमीशन अ लार्ज नंबर ऑफ आर्किटेक्चर वर्क फॉर पॉलिटिकल एज वेल एज रिलीजियस रीजन। दीज वर्क्स आर रेफर टू एज कोर्ट आर्ट। तो जो मॉरन रूलर्स थे उन्होंने बहुत सारे आर्किटेक्चर वर्क कराए थे। रिलीजियस रीजन से भी कराया था और पॉलिटिकल रीजन से भी। रिलीजियस रीजन आगे हम लोग देखेंगे। जो अशोका था वो बहुत सारे पिलर्स बनवाता था, ठीक है, उसमें वो बुद्ध के उपदेश लिखवाता था, ठीक है। तो ये हो गया रिलीजियस रीज़न। पॉलिटिकल रीज़न में आपका ये हो गया कि वो महल वगैरह बनवाता था, ठीक है। तो पहले देखते हैं पैलेसेस। द मॉरन एम्पायर वॉज द फर्स्ट पावरफुल एम्पायर टू कम टू पावर इन इंडिया। तो मॉरन एम्पायर बहुत ही ज़्यादा पावरफुल एम्पायर था। The palace of Chandragupta Maurya was inspired by the Achaemenid Palace at Persepolis in Iran. तो जो चंद्रगुप्त मौर्य का जो पैलेस था वो किससे इंस्पायर था? आर्किमेडिक पैलेसेस जो थे ईरान में। वुड वॉज द प्रिंसिपल बिल्डिंग मटेरियल। तो वुड का इनका बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहता था ये मटेरियल। वुड वॉज द प्रिंसिपल बिल्डिंग मटेरियल। तो वुड का इंस्पिरेशन इन लोगों को कहाँ से मिला था? वो भी ईरान से ही मिला था, ठीक है। Ashoka Palace at Kumrahar was a massive structure. It has a high central pillar and was a 3-story wooden structure. The palace walls were decorated with carvings and sculptures. तो जो अशोका का पैलेस है कुमराहर में, ये है अशोका का पैलेस। तो ये बहुत ही ब्यूटीफुली उसने बनवाया था। इसमें हाई सेंट्रल पिलर थे और 3-स्टोरी वुडन स्ट्रक्चर था। पैलेस की जो दीवारें थे वो डेकोरेट थी स्कल्पचर से और कार्विंग से, और ये लोग वुड का बहुत ज़्यादा यूज़ करते थे। तो इनके जो महल मिले उसमें कहीं कहीं जगह पे जहाँ पे वुड यूज़ हुए थे वो अब आधे रह गए, ठीक है। अब ऐसा क्यों? जैसे आप ये देख सकते हैं, ये कहने को तो अशोका का पैलेस है, लेकिन आप ये देख रहे हैं बस जो सॉलिड मटेरियल था वो ही रह गया है। तो जो ये जैसे कि इन लोगों का वुड प्रिंसिपल मटेरियल था, तो जब ये लकड़ी की चीज़ें बनाते थे तो लकड़ी तो नहीं रह सकती ना, वो तो कभी ना कभी तो गलेगी या कभी ना कभी तो टूटेगी। इस तरीके से इन लोगों ने, तो क्या हुआ, जो इनके महल मिले वो आधे अधूरे मिले। तो हो सकता है इतने हजारों साल पहले बने थे तो जो लकड़ी होगी वो गल गई होगी, या फिर लोग उसे ले गए होंगे, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। फिर आते हैं पिलर्स पे। कोर्ट आर्ट के अंदर पिलर्स भी आते हैं। पिलर्स को क्या कहते हैं हिंदी में? स्तंभ, ठीक है। तो अशोका के टाइम पे जो पिलर्स थे वो बहुत ज़्यादा बने थे। ड्यूरिंग द टाइम ऑफ अशोका द इंस्क्रिप्शन ऑफ पिलर्स एज अ सिंबल ऑफ अ स्टेट और टू कमेमोरेट बैटल विक्ट्रीज एज्यूम एज अ ग्रेट सिग्निफिकेंस। तो अशोका मेनली पिलर्स किस लिए बनवाता था? जब वो वॉर जीत के आता था, ठीक है, तो जब कोई भी, जैसे वो वॉर जीत के आया तो वो क्या करता था, उस वॉर के बारे में जो वो जीत के आया तो वो पिलर बनवाता था और उसके बारे में लिखवाता था, जिससे कि लोगों तक ये बात पहुँचे कि उसने कितनी ज़्यादा बैटल जीती हैं, ठीक है। तो वो एक जरिया था लोगों को बताने के लिए। तो वो पिलर्स इस तरीके से बनवाता था। तो जैसे मान लीजिए पिलर्स बनवाया, ठीक है, यहाँ पे उसने कुछ बोर्ड टाइप का यहाँ पे लिखवा दिया कि भाई ये मैं इस राजा से ये चीज़ जीत के आया, ठीक है। सेकेंडली वो किस लिए यूज़ करता था? ही ऑल्सो यूज पिलर्स टू प्रोपोगेट इम्पीरियल सर्मन्स एज वेल। उपदेश, सर्मन्स का मतलब हो उपदेश। तो वो क्या करता था, वो बुद्धा को बहुत फॉलो करता था, ठीक है। तो वो पिलर्स पे बुद्धा के उपदेश लिखवाता था। तो ये एक तरीके से ये रिलीजियस चीज़ के लिए भी यूज़ करता था पिलर्स। पिलर्स की हाइट कितनी होती थी? 40 फीट होती थी। द पिलर्स वर यूजली मेड ऑफ चुनार सैंडस्टोन एंड कंप्राइज ऑफ 4 पार्ट्स। तो वो चुनार सैंडस्टोन का बना होता था और 4 पार्ट्स में डिवाइड रहता था, ठीक है।
अब 4 पार्ट्स में कैसे रहता था वो देखते हैं। तो अ लॉन्ग shaft formed the base and was made of a single piece of stone और monolith। तो जो लॉन्ग शेफ्ट होता था इस तरीके से मैं आपको दिखाती हूँ, ये सिलेंडर की तरह होता था लॉन्ग शेफ्ट, इसको बोल रहे हैं। ऑन टॉप ऑफ इट ले द कैपिटल विच वॉज आइडर लोटस शेप्ड और बेल शेप्ड। और इसके ऊपर क्या रहती थी, कैपिटल रहती थी, वो या तो लोटस की शेप में रहती थी या बेल शेप रहती थी। द बेल शेप कैपिटल वॉज इन्फ्लुएंस बाय द ईरानियन पिलर, ये भी ईरानियन पिलर से इन्फ्लुएंस हुए थे। एज वॉज द हाईली पॉलिश्ड एंड लस्ट्रे फिनिश ऑफ द पिलर्स, बहुत ही हाईली पॉलिश्ड रहती थी इन पिलर्स के ऊपर। अबव द कैपिटल देयर वॉज अ सर्कुलर रेक्टेंगुलर बेस नोन ऑन द एबेस्कस ऑन विच द एनिमल फिगर वॉज प्लेस्ड। ठीक है, तो इस तरीके से ये रहता था। मैं आपको दिखाती हूँ ये ड्रॉ करके ये कहना क्या चाह रहे हैं। ठीक है, ये हो गया आपका लॉन्ग शेफ्ट। ठीक है, इस तरीके से। अब इसके ऊपर ये लोग क्या करते थे, कैपिटल होती थी, वो या तो लोटस शेप में होती थी बेल शेप। मान लीजिए ये हो गई आपकी लोटस शेप में। ठीक है, अब इसके ऊपर ये लोग बेस बनाते थे। अब या तो वो सर्कुलर होता था या वो रेक्टेंगुलर होता था। मैं रेक्टेंगुलर ले रही हूँ। जब ये बेस बन जाता था तो ये लोग उसके ऊपर क्या करते थे, एनिमल फिगर कोई भी रख देते थे इस तरीके से। समझ में आया? तो अब आप यहाँ से इस फिगर से भी समझ सकते हैं। तो ये देखिए, इसमें ये हो गया आपका लॉन्ग शेफ्ट, है नहीं इसमें। ठीक है, ये आधी पिक है, तो ये हो गया आपका लॉन्ग शेफ्ट। इसके ऊपर आपकी आ गई है कैपिटल। ठीक है, ये हो गया आपका रेक्टेंगुलर बेस या ये सर्कुलर बेस होगा जिसको बोलते हैं अबेकस। और इसके ऊपर ये आ गई आपकी एनिमल फिगर। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। और मेनली किसकी बनी होती थी, चुनार सैंडस्टोन की। फिर आते हैं स्तूपा पे। स्तूपास वर burial mounds prevalent in India from the Vedic period. It is a conventional representation of a funeral commerce in which relics and ashes of the dead were kept. तो स्तूपा में क्या होता था, जो अवशेष बचते थे या जो एशेज होती थी डेड, जो ख़त्म हो जाते थे उसके, वो रखे जाते थे। अब अशोका के टाइम पे जो स्तूपस था वो कैसे हो गया था, रीच्ड इट्स क्लाइमेक्स। उसने कितने बनवाए थे, 84,000 स्तूपस वर इरेक्टेड ड्यूरिंग हिज पीरियड। 84,000 स्तूपस उसने बनवाए, इरेक्टेड मतलब इतने 84,000 स्तूपस मिले थे। मे बी इससे ज़्यादा भी उसने बनवाए होंगे। ठीक है, और स्तूपस देखने में कैसा होता है तो आपको और ज़्यादा समझ में आएगा। मैं आपको इमेज के थ्रू दिखाती हूँ। इस तरीके का स्तूपा होता है। ठीक है, although a Vedic tradition, stupas were popularized by the Buddhists. After the death of Buddha, 9 stupas were erected. 8 of them has the relics of Buddha at their Medi, while the ninth had the pot in which the relics were originally kept. अब स्तूपस जो जो बुद्धा की डेथ के बाद 9 स्तूपस मिले थे, उसमें से 8 में क्या था, बुद्धा के अवशेष थे। और बाकी जो 9th वाला जो था, 9th स्तूपा था, उसमें क्या था, उसमें एक पॉट मिला था, उसमें बुद्धा के ओरिजिनली जो अवशेष थे वो रखे गए थे। ठीक है, द कोर ऑफ द स्तूपा वॉज मेड ऑफ अनबर्न brick while the outer surface was made by using burnt brick which were then covered with a thick layer of plaster। तो जो अंदर का रहता था वो तो अनबर्न ब्रिक से करते थे, और जो आउटर सरफेस होता था वो बर्न ब्रिक से बनाते थे। उसके बाद उसे थिक लेयर ऑफ प्लास्टर से कवर कर देते थे। कहने का मतलब क्या, मान लीजिए या तो पॉट रखते थे ये लोग, ठीक है, या कोई बॉक्स होंगे, उसमें अवशेष रखे। उसके बाद क्या हुआ, उसको इस तरीके से ब्रिक से बनाया। ठीक है, अंदर की ब्रिक अंदर भी लगाई, बाहर भी लगाई। इस तरीके से बनाने के बाद ये लोग क्या करते थे, उसके ऊपर मोटा सा प्लास्टर लगा देते थे।
तो ये हो गया स्तूपास। और उसके बाद फिर इसके बाहर की चीज़ें बनती थी। अब वो बाहर की चीज़ें क्या क्या बनती थी? मेहंदी और तोरण बनता था, वह डेकोरेटेड बाय वुडन स्कल्पचर। ठीक है, मेहंदी और जो तोरण होते थे, ये अभी हम आगे देखेंगे, इमेज के थ्रू समझेंगे। डिवोटीज वॉक अराउंड द प्रदक्षिणा पथ और ओपन एम्बोलेटरी पासवे एज अ टोकन ऑफ वर्कशिप। अब ये क्या, इसके चारों तरफ लोग चक्कर काटते थे, उसको बोलते हैं प्रदक्षिणा पथ। ठीक है, तो ये एज अ उनका कुछ रिलीजन का रहता था, इस वजह से आज भी लोग वैसा ही करते हैं, पहले भी करते थे, आज भी करते हैं। तो ये मैं आपको समझाती हूँ इमेज के थ्रू। तो देखिए, इससे समझते हैं पहले बेसिक स्ट्रक्चर से। ये हो गया आपका स्तूपा। ठीक है, स्तूपा का डोम हो गया। ये इस पूरे को स्तूपा कह रहे हैं। ठीक है, खाली इसी को नहीं कह रहे हैं। तो आपका ये क्या हुआ, ये हो गया आपका स्तूपा का डोम जो ईंट से बना था। ठीक है, ये हो गया आपका टोरेंट। तो इसमें 3 तरीके के टोरन होते हैं, वेस्ट टोरन, ईस्ट टोरेंट और ये इधर सामने टोरन, मतलब ये दरवाज़ा होता है, गेट होता है। ठीक है, अब मेडी किसे कह रहे हैं? मेडी कह रहे हैं इसे। ठीक है, ये जो आपको दिखाई दे रहा है मेडी, मेडी इसे कह रहे हैं। ये डोम को सपोर्ट करता है और इसके चारों तरफ जो लोग चक्कर काटते हैं उसको कह रहे हैं प्रदक्षिणा, प्रदक्षिणा पथ। ठीक है, एक बार और समझ लेते हैं इसको। ठीक है, एक बार और देखिए ध्यान से, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये हो गया टोरेंट आपका, ये हो गया ईस्ट टोरेंट, ये हो गया वेस्ट टोरेंट। ठीक है, ये आपका हो गया स्तूपा का डोम। अब इसमें मैंने आपको बताया ये हो गई मेंढी। ठीक है, इसके चारों तरफ लोग चक्कर काटते हैं, वो हो गया प्रदक्षिणा पथ। मेडी किसे कह रहे हैं ये लोग? जो ये डोम को सपोर्ट करता है। ये इसके ऊपर जो ये छोटा सा बना है, ये क्या हुआ? हमरिका। ठीक है, और इसके ये जो ये आपको 3 छोटे छोटे दिखाई दे रहे हैं, ये हो गया छत्रास। और जिससे ये छत्रास जुड़ा हुआ है उसको बोलते हैं यष्टि। ठीक है, तो लोग क्या करेंगे? लोग यहाँ से जाएंगे। ठीक है, इसके चारों तरफ चक्कर काटेंगे, वो हो गया आपका प्रदक्षिणा। अब इससे भी समझते हैं, ये आपका क्या हुआ? तोरण। ये आपका हो गया, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये वाली चीज़, ये हो गई आपकी मेडी। ये हो गया आपका स्तूपा का डोम। ठीक है, ये आपको जो ऊपर दिखाई दे रहा है ये चीज़, ये आपकी हो गई हर्मिका। ठीक है, ये हो गई आपकी हर्मिका। अब हर्मिका के ऊपर ये यष्टि होगी। यष्टि इसमें इस वाली पिक, इसके ऊपर होगी यष्टि। यष्टि आपको दिखाई नहीं दे रही, लेकिन ये दिखाई दे रहा है छत्रास। ये 3 दिखाई दे रहे हैं, ये नन्हे नन्हे, ये हो गए आपके छत्रास। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब ये क्या है? टोरेंट के ऊपर भी स्कल्पचर ये लोग बनाते थे। ये तो चलिए स्टोन का बना हुआ है, लेकिन इसका क्या बनाते थे? वुडन स्कल्पचर बनाते थे। ठीक है, डेकोरेट करने के लिए मेडी के ऊपर भी बनाते थे। तो इस पिक में नहीं है, लेकिन मैं आप लोगों के साथ टेलीग्राम चैनल पे इसकी यूट्यूब का लिंक भेजूँगी। ठीक है, आप वो वीडियो देखिएगा किस तरीके का इस बेसिक स्ट्रक्चर होता है स्तूपा का, और स्तूपा कैसे दिखते हैं, तब आप लोगों को और क्लियर समझ में आएगा। तो मैं एक लिंक भेजूँगी। ठीक है, आप लोग देखिएगा टेलीग्राम मेरा जो चैनल है उस पर, तो उसमें आप एक बार उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। इससे आप लोगों को ईज़िली पता लग जाएगा किस तरीके का स्तूपा होता है। ठीक है, और मेडी के चारों तरफ लोग घूमते हैं। ठीक है, इधर लोग पूरे चक्कर काटते हैं, उसको बोलते हैं प्रदक्षिणा पथ। ठीक है, अगर आप चाहें तो आप लोग इसकी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। तो इतना समझ में आ गया? ठीक है, मेडी आप लोगों को समझ में आ गया, टोरेंट समझ में आ गया, हर्मिका क्या होता है, यष्टि क्या होता है, छत्तीस, और इसमें बेसिकली क्या होता है, कई लोगों को ये कन्फ्यूज़न रहता है कि इसके अंदर
इसके अंदर क्या एंट्री होती है, इसके अंदर एंट्री नहीं होती है आप लोगों की, क्योंकि जो भी कुछ बॉक्स वगैरह में अवशेष वगैरह रखे जाते हैं उसके ऊपर ये पूरा बंद कर दिया जाता है। बस ये जो आपको मेहंदी दिखाई दे रहा है इसके चारों तरफ आप बस चक्कर काट सकते हैं, ठीक है। तोरण पे देख सकते हैं स्कल्पचर वगैरह ये लोग बनाते थे, ठीक है। फिर आते हैं पॉपुलर आर्ट पे। पॉपुलर आर्ट में जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था, इसमें रूलर का कोई भी योगदान नहीं होता है। इसमें जो भी योगदान रहता है लोगों का रहता है, इंडिविजुअल जो होता है वो इंडिविजुअल एफर्ट से होता है, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम द रॉयल पैट्रोनेज, केव आर्किटेक्चर, स्कल्पचर एंड पोएट्री टुक द एक्सप्रेशन ऑफ आर्ट बाय इंडिविजुअल एफर्ट। दीज वर ग्रुप टुगेदर एज पॉपुलर फॉर्म ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर। तो इसमें पहला है केव आर्किटेक्चर। दिस पीरियड सॉ द sorry this period saw the emergence of rock cut cave architecture। अब रॉक कट केव आर्किटेक्चर मतलब रॉक को काट काट के केव बनाई जाती थी, ठीक है। ड्यूरिंग द मॉडर्न पीरियड दीज केव्स वर जनरली यूज एज विहारस। अब विहार्स क्या होता है, ये होता था रेसिडेंट्स ऑफ मॉन्क, मतलब यहाँ पे मॉन्क रहते थे। During these caves were generally used as viharas, living quarters by the Jain and Buddhist monk। तो इसको याद रखिएगा। The caves during modern period were marked as a highly polished finished of the interior walls and decorative gateway। तो जो caves होती थी मॉडर्न पीरियड की वो बहुत ही ज़्यादा उसमें सुंदर डेकोरेटिव गेट होते थे और जो वॉल्स होती थी वो हाईली पॉलिश्ड होती थी, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल बाराबर नागार्जुन केव्स है बिहार में, वो फॉर्म ड्यूरिंग द टाइम ऑफ दशरथ ग्रैंडसन ऑफ अशोका। तो ये अब बाराबर केव्स देखते हैं। तो ये देखिए ये कितना सुंदर गेट बनाया हुआ, इस पे हाथी वगैरह बने हुए हैं, ठीक है। और जो अभी हम लोगों ने पीछे पढ़ा जो वॉल्स होती थी बहुत ही हाईली पॉलिश्ड होती थी, मतलब बिल्कुल चिकनी चिकनी टाइप की होती थी और बहुत ज़्यादा शाइन करती थी। तो आप ये देख सकते हैं ये मॉन्क खड़ा हुए हैं, इनकी परछाई कैसे दीवार पे बिल्कुल क्लियरली दिखाई दे रही है, ठीक है। जनरली केव्स ऐसी होती नहीं है, लेकिन मॉडर्न पीरियड के टाइम पे इस तरीके की केव बनती थी कि वो बहुत ही ज़्यादा हाईली पॉलिश्ड रहती थी, ठीक है। फिर आते हैं स्कल्पचर्स पे। स्कल्पचर वर यूज प्राइमरी फॉर द डेकोरेशन ऑफ स्तूपस इन द तोरण एंड मेहंदी एंड एज अ फॉर्म ऑफ अ रिलीजियस एक्सप्रेशन। तो जैसे मैंने आप लोगों को अभी पीछे बताया था, तोरण जो मेहंदी होते हैं उस पर स्कल्पचर्स बनाए जाते थे डेकोरेशन पर्पस के लिए, ठीक है। और एंड एज अ फॉर्म ऑफ द रिलीजियस एक्सप्रेस करने के लिए भी बनाए जाते थे। टू ऑफ द फेमस स्कल्पचर ऑफ द मॉडर्न पीरियड आर दोज ऑफ यक्ष एंड यक्षिनी। तो यक्ष एंड यक्षी जो थे ये बहुत दो फेमस स्कल्पचर थे मॉडर्न पीरियड पे। अब ये यक्ष और यक्षी होते कौन हैं? यक्ष एंड यक्षिनी ऐसा माना जाता है ये केयर टेकर थे नेचुरल ट्रेजर्स के। नेचुरल ट्रेजर्स हमारा क्या हुआ, ट्रीज़ हो गए और चीज़ें हो गई, तो ये उनके केयर टेकर थे। तो इस तरीके के यक्ष मिले थे, ठीक है, खुदाई में मॉडर्न पीरियड के, और इस तरीके की यक्षी मिली हर जगह। तो ये किस पे ज़्यादातर रहते थे? टोरेंट पे रहते थे, मेडी पे रहते थे, ठीक है, इनके बनाई जाती थी मूर्ति है उसके ऊपर। दे वर ऑब्जेक्ट ऑफ वर्कशिप रिलेटेड टू ऑल द थ्री रिलीजन, जैनिज्म, हिंदुज़म एंड बुद्धिज़्म। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो ये यक्ष और यक्षी कैरेक्टर हैं तो ये तीनों धर्म में ही दिखेंगे आपको, जैनिज्म में भी, हिंदुज़म में भी और बुद्धिज़्म में भी। द अर्लीस्ट मेंशन ऑफ यक्षी कैन बी फाउंड इन शिलापदिकरम और तमिल टेक्स्ट, ठीक है। तो सबसे पहले जो यक्षी मिली थी वो कहाँ पे मिले, किस टेक्स्ट में मिली थी? तमिल टेक्स्ट में मिली थी, शिलापदिकरम में, ठीक है। और एक और बात है यक्षी की, जितने भी यक्षी आपको देखने को मिलेंगी तो वो इस तरीके की बहुत ही सुंदर ज्वेलरी पहनी हुई मिलेंगी। आप देख सकते हैं पूरी ज्वेलरी पहनी हुई हैं और इस तरीके से हाथ में, आप समझ गए ना, जो राजा को पहले हल्के हल्के पंखा करते थे ना, उस तरीके का ये मिलेगा आपको यक्षी के हाथ में। और क्या मिलेगा, और ये बहुत ही ट्रांसपेरेंट कपड़े पहनते थे, तो आप ये देख सकते हैं इनके
ये घुटने दिखाई दे रहे हैं, पैर दिखाई दे रहे हैं। और जो आपका यक्ष होता था, यक्ष के हाथ में इस तरीके से ये समझे वो मारने वाला जो होता है वो कुछ रहता था हाथ में। फिर आते हैं पॉटरी पे। पॉटरी मॉडर्न पीरियड के टाइम पे बहुत ही बढ़िया बनती थी, जिसको रिफ़र टू एज नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर। ये नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर क्या होता था, तो इसके बारे में देखते हैं। दे वर कैरेक्टरिस्टिक्ड बाय द ब्लैक पेंट एंड हाईली लस्ट्रस फिनिश एंड वर जनरली यूज्ड एज लग्जरी आइटम। तो ये पूरे ब्लैक पेंट से करा जाता था, बहुत बढ़िया फिनिशिंग इसमें होती थी और इसको लग्जरी आइटम के तौर पे यूज़ करा जाता था। तो आप ये देख सकते कितना सुंदर ब्लैक कलर यूज़ और इसमें कितनी शाइन है। दे हैव बिन ऑफर रिफर टू एज द हाइएस्ट लेवल ऑफ पॉटरी। तो मतलब इसको क्या रेफ़र करा जाता है, हाइएस्ट लेवल ऑफ पॉटरी। मतलब इतनी सुंदर पॉटरी है कि इसको बहुत हाइएस्ट लेवल वाली पॉटरी का दर्जा दे दिया गया। ठीक है, तो यहीं पे ये लेसन एंड होता है। अगर आपको मेरा ये लेसन पसंद आया है तो आप इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। और मैं टेलीग्राम चैनल पे इस लेसन की पीडीएफ शेयर कर दूँगी, तो आप पीडीएफ भी देख लीजिएगा। इसके अलावा अगर आप लोगों ने मेरे लेसन नंबर 1 नहीं देखा है तो वो भी ज़रूर देखिएगा, आपको वो चीज़ें समझ में आएंगी। ठीक है, तो नेक्स्ट अब हम लोग मिलते हैं लेसन नंबर 3 में। वो उसमें हम लोग स्टार्ट करेंगे पोस्ट मॉडर्न आर्ट। पोस्ट मॉडर्न आर्ट और उसमें हम लोग गुप्ता एज भी कवर करेंगे। ठीक है, गुप्ता के टाइम पे किस तरीके की केव्स वगैरह बनती थी वो सब हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, थैंक यू।